हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर वहाँ पे पूरा हो चुका था। पार्टनरशिप वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करती है। उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, उसके जो टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको सबसे पहले याद किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है अकाउंटेंसी की जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, इस सेशन में आपकी 2 बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जिसमें कि ये वाला जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप के साथ में अटैच होगा और एक दूसरी बुक आपके पास में आएगी यहाँ पे जो कि कंपनी अकाउंट्स की होगी। उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो बुक होगी। तो हमने क्योंकि पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली है तो इसी से रिलेटेड जो इस बुक का एक पार्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली अकाउंटिंग, वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनपीओ यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बोलूँगा, आपको समझ जाना है। यहाँ पे नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम, तो वो क्या होती है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक तो होती है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ पे दुनिया में सारी की सारी कंपनी, सारी की सारी सोसाइटीज़ ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि वो सोशल वेलफेयर का भी यहाँ पे काम करती है। तो देखिए आप यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल 2 टाइप से ये काम हो सकता है। एक टाइप तो ये है कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो भी क्या करती है कि सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वो काम करती हैं। एक ट्रस्ट वो बना लेती हैं और उसमें लोगों की वो, जैसे आप जिम प्रेम जी फाउंडेशन है आपका, वो क्या करता है वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। वहाँ पे अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है, जो विप्रो कंपनी है उनकी तरफ से अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वहाँ पे चलता है। तो वो क्या करता है कि जो पुअर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे स्कूल्स में उनको एजुकेशन वो प्रोवाइड करवाई जाती है वहाँ पे उनको। या फिर एक तरीका दूसरा हो सकता है कि जो प्योरली वेलफेयर के लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, जैसे आपके एनजीओज होते हैं, वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो वेरियस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करवाना ही होता है। वो किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। हो सकता है वो एक लाइब्रेरी हो वहाँ पे, हो सकता है आपका कुछ क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने बना रखी हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं, जो केवीज होते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसी टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो काम करती हैं। तो जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए जो काम करती है, उनको अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है। ठीक उसी तरीके से जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करनी होती है, क्योंकि उनके पास भी अर्निंग्स होती है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं और न ही सेल या फिर परचेज करते हैं। वो क्या करते हैं, सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं और उनको फिर भी इनकम वहाँ पे रिसीव होता है। वेरियस वहाँ पे इनकम के सोर्सेज होते हैं उनके। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो आपका सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है आपका, वहाँ पे कहीं से डोनेशन उनको मिल सकता है, लेगेसीज वगैरह होती है, एंडोमेंट फंड वगैरह होते हैं, सेल ऑफ जो वेरियस उनके, जैसे सपोज कीजिए अगर लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ टाइप के न्यूज़पेपर्स आते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, जब वो ओल्ड हो जाती हैं उनको वो बेच देते हैं वहाँ पे, तो उस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी इनकम्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपेंस इनके होते हैं उसमें यूनिकनेस नहीं होती है, लेकिन जो इनके इनकम्स हैं वहाँ पे उनमें यूनिकनेस है, वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर हमारे को ठीक ढंग से यहाँ पे समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा उसका मतलब क्या होता है। जो एनपीओ है यहाँ पे उसका मतलब देख ही लीजिए आप, बोर्ड पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने बताया आपको कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो वहाँ पे सेटअप हुई है। जैसा कि मैंने बताया था, एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वेरियस टाइप्स के, वो क्या करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं वहाँ पे। जैसे स्लम्स एरिया है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उस टाइप से वो वेलफेयर का काम करते हैं। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, द मेन मोटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सर्विस। मोस्टली ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है
वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड करवाती है, किसी भी तरह की वो गुड्स वो मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे सेल नहीं करती है, उसको वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करवाती है, वो ओनली सर्विस प्रोवाइड करवाएगी आपको। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जिसका भी वहाँ पे अकाउंटिंग करना होता है। सपोज कीजिए अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर अकाउंटिंग नहीं करेगी तो उनको जितना भी सब्सक्रिप्शन डोनेशन वगैरह मिलेगा वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि उनको जो डोनेशन वहाँ पे देने वाले हैं जहाँ से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि हमने जो आपको पैसा दिया है वो आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके से वो अकाउंटिंग बुक्स यहाँ पे मेंटेन करते हैं, 3 बुक्स वो रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उनको बनाना होता है यहाँ पे, दूसरा वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं वो बैलेंस शीट। तो जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपका सेम एज कैश बुक होता है। जैसे हमने कैश बुक बनाई थी, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, तो ऑल जो रिसिप्ट्स होती हैं वो डेबिट साइड में आपने एंटर करी थी वहाँ पे 11th क्लास में, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनके आपके पेमेंट थे वो हमने क्रेडिट साइड में यहाँ पे एंटर किए थे। तो यहाँ पे भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, जो उसी का ही एक आप कह सकते हो उसी का एक दूसरा रूप है, वो बस नाम हमने चेंज कर दिया है, साइड वही रहेंगी। यहाँ पे भी जो रिसिप्ट साइड होगी डेबिट साइड होगी, पेमेंट साइड यहाँ पे क्रेडिट होने वाली है, और वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे देखेंगे उसको। तो जितनी भी एनपीओ जो रिसिप्ट वहाँ पे होती है और जितने भी उसके पेमेंट होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसमें खास बात ये है कि जितनी भी रिसिप्ट होती है वो सारी एक ही साथ में प्लस करके यहाँ पे शो करते हैं, जबकि कैश बुक जो हम बनाते थे उसमें डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सारी जो आइटम है रिसिप्ट वाली वो एक जैसे सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग डेट को वो मिला हुआ है, आपको क्या करना है एक ही साथ में उसको प्लस करके दिखाना है। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेज होते हैं वो आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, पेमेंट साइड में। सेकंड जो अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना होता है उसका नाम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। तो वो सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है 11th क्लास में, कि जो डेबिट साइड होती है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेवेन्यू नेचर के जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर आपको बनाना है, और बैलेंस शीट आपको पता है ही, और जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे वहाँ पे हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। अभी हम खाली बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यूनिकनेस है, आपने कभी उनके नाम नहीं सुने, वो आपको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, तभी आपको इस चैप्टर के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो इजी वे में आपके सॉल्व होंगे। तो कुछ इनकम मैंने आपको यहाँ पे बताई जो मोस्टली हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो देखिए आप। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो एनपीओ के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। जितने भी उसके मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे टाइमली बेस पे कुछ अमाउंट वहाँ पे जो एनपीओ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो देते हैं। वो मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या ईयरली हो सकता है। तो वो सब्सक्रिप्शन होता है आपका, जो वहाँ पे उनको रेगुलरली रिसीव होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उसको देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं चंदा, जो मेंबर्स वहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाले इनकम पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पता होना चाहिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि 2 टाइप की आपकी इनकम होती है। एक तो कैपिटल टाइप की इनकम होती है और एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। क्योंकि जब अकाउंटिंग हम करेंगे उसमें ये आपके काम आएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ, जो रेवेन्यू इनकम होती है वो आपको रिकरिंग नेचर की होती है, यानी रोज़ रोज़ जो इनकम होती है वो आपके रेवेन्यू नेचर की इनकम में आती है। और कैपिटल नेचर की इनकम जो होती है वो होती है आपके बाई चांस हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट उस पर हम क्या करते हैं, उस पर एक्सपेंस होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट का आपके। जैसे आपने मशीन खरीदी है और उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो आपका बहुत सारे ईयर्स तक आपके मिलता है, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाता है आपके। लेकिन अगर उस एसेट को हम सेल कर देते हैं तो वो आपका कैपिटल नेचर का इनकम हो जाता है आपका। क्योंकि जो एसेट है वो आपको हर साल या हर महीने हम उसको सेल नहीं करते हैं, वो बहुत सारे सर्वल ईयर्स में यूज़ होता है, उसके बाद में वो सेल हो जाता है। तो जो रिकरिंग नेचर का इनकम होता है वो आपका रेवेन्यू है, और जो आपका बाई चांस होता है, कभी कभी होता है, एक बार होता है, वो आपका होता है कैपिटल टाइप का इनकम। तो उसके बाद में देखिए आप, तो सब्सक्रिप्शन है आपका। तो मैंने बोला जो भी मेंबर हैं वो कुछ इनकम वहाँ पे जनरेट करते हैं, कुछ अमाउंट वहाँ पे देते हैं एनपीओ के अंदर, जो कि एज ए सब्सक्रिप्शन वो रिसीव करते हैं। वो किस तरीके से किस अकाउंट में शो करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी खाली इनकम को हम देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में आपका डोनेशन है।
तो डोनेशन मैंने आपके स्टार लगा रखा है यहाँ पे। डोनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम दान, वहाँ पे मिल जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वो कुछ बेच नहीं रही हैं, कुछ सेल नहीं कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, तो इनकम उनके पास से एज ए डोनेशन ही वहाँ पे रिसीव होगा। तो दो तरीके का हो सकता है, एक आपका स्पेसिफिक डोनेशन होता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि मैं वहाँ पे कुछ अमाउंट डोनेशन कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि इस अमाउंट का यूज़ आप करोगे खाली बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे उनको बाउंड कर दिया है, इसलिए वो क्या है स्पेसिफिक वहाँ पे डोनेशन हो जाएगा, उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। इसी तरीके से आपका जनरल नेचर का डोनेशन हो गया। तो जनरल नेचर में क्या हो गया, जिसके लिए मैंने उनको बाउंड नहीं किया है, आप जो भी चाहो वो काम उससे कर सकते हो। तो वो दो टाइप का हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मैंने उनको दी है, ये एक स्मॉल अमाउंट मैंने वहाँ पे दी है। तो वहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, बिग और स्मॉल अमाउंट में। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि सपोज़ कीजिए ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है और मैं आपको बताऊं कि ये पूछूं आपसे कि ये बड़ी है या छोटी है, तो आप उसको नहीं बताओगे, लेकिन कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो बोलेगा सर एक लाइन आप और खींच दीजिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लाइन बिग है या फिर स्मॉल है। तो इसके बाद में मैंने आपके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, तो आप बता सकते हो कि ये लाइन इससे बड़ी है। तो इसी तरीके से हम जो अमाउंट है आपका वहाँ पे डोनेशन वाला, उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, और जो इनकम्स हैं उनसे, कि वो जो डोनेशन मिला है वो उनसे कम है या फिर उससे ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है और इनकम के कंपैरिजन में तो बिग अमाउंट हो गया, और इनकम के कंपैरिजन में छोटा है तो वो स्मॉल अमाउंट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आपका जनरल डोनेशन हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्या होता है कि अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हो, तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी आपका हेल्प करती है वहाँ पे, वो भी कुछ अमाउंट वहाँ पे देती है, जिसको हम ग्रांट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। उसके बाद में आपका लेगेसीज है। तो लेगेसीज क्या होता है वो देखिए आप। लेगेसीज को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ उसको तो वसीयत बोलते हैं। जो कोई भी बंदा होता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए वो वसीयत बनाता है, अपनी विल बनाता है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में उसका क्या होगा। तो वो जो एनपीओज है उनको किस तरीके से मिलता है, सपोज़ कीजिए मैं हूँ, मैंने बहुत सारा अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाए, मैंने उनको यूज़ में लिया, लेकिन लास्ट में जाके मेरे दिमाग में आता है कि यार इतने जो पैसे उसमें से कुछ अमाउंट मैं क्या करूँ, कुछ वेलफेयर के लिए खर्च कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे अपनी विल वहाँ पे बनाई कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ये अमाउंट किसी भी ट्रस्ट को आपको देना पड़ेगा। अगर मेरे वहाँ पे बेटे वगैरह हैं तो उनको देना पड़ेगा, और अगर कोई भी नहीं है तो मैंने लिख दिया कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। तो वो लेगेसी होती है। तो लेगेसी के थ्रू वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे मिलता है वहाँ पे एनपीओज़ को। उसके बाद में देखिए आपके एंडोमेंट फंड है। तो एंडोमेंट फंड क्या होता है वहाँ पे, तो एंडोमेंट फंड भी कुछ लेगेसी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आदमी है वो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो अलाइव है, जिंदा है। वहाँ पे मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि कुछ अच्छा काम मेरे को करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो 50 लाख का एक अमाउंट है वो किसी ट्रस्ट को मैं देने जा रहा हूँ, एज ए गिफ्ट मैं उनको देता हूँ वहाँ पे। और मैं एक पेपर वहाँ पे रेडी करता हूँ कि ये जो अमाउंट है इसको आप कभी भी खर्च नहीं करोगे, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट आने वाला है इसको आप यूज़ में लोगे, ताकि बाद में सपोज़ कीजिए किसी भी टाइप की कोई स्कॉलरशिप वगैरह है वो स्टूडेंट्स को या और कोई भी प्लेयर्स वगैरह उनको आप दे सको। वो अमाउंट वहाँ पे खर्च नहीं होता है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसको वो यूज़ में लेते हैं, जिनको भी ये फंड दिया जाता है एज ए गिफ्ट। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो हमारा जो ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ वाला, उसमें जो मेंबरशिप मिलती है वहाँ पे, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का मतलब ये है कि लाइफ में एक ही बार वो फ़ीस दी जाएगी और मैं वहाँ पे मेंबर बन जाऊँगा लाइफ टाइम के लिए। तो वो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है, ये भी इनकम का एक अच्छा सोर्स होता है एनपीओज़ के लिए। उसके बाद में देखिए आप एंट्रेंस फ़ीस है और एडमिशन फ़ीस है। तो वहाँ पे जो एडमिशन और एंट्रेंस फ़ीस है वो कैसे, सपोज कीजिए एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे हर महीने बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, एडमिशन लेते हैं वो और उसके मेंबर बन जाते हैं। तो एंट्रेंस और एडमिशन फ़ीस इस तरीके से वो रेकरिंग नेचर का इनकम हो गया उनका। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि कोई इतनी वैल्यू को आप कैपिटलाइज कीजिए, सपोज कीजिए 10,000 एंट्रेंस फीस मिला है और उन्होंने बोला कि 50% विल बी कैपिटलाइज्ड,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना पड़ेगा। कैपिटलाइज्ड और रेवेन्यू का क्या करते हैं वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी खाली मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी इनकम होती है और उनका मतलब क्या होता है। तो ये आपके एंट्रेंस फीस हो गया। उसके बाद में देखिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ वाला, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके पास एसेट जरूर होती है। फैंस हो गए, फर्नीचर हो गया, कोई व्हीकल उनके पास में हो सकता है, जो भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं कोई भी, तो एज ए एसेट वो वहाँ पे काम में आते हैं। तो सपोज कीजिए कुछ ऐसा है जो वहाँ पे यूज़ में नहीं आ रहा है, वो पुराना हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे। तो वहाँ पे उन एसेट्स को बेचने से भी कुछ ना कुछ अमाउंट उनको रिसीव हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और सनड्रेस रिसिप्ट्स। तो सपोज कीजिए कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पे बहुत सारे टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो जो रद्दी इकट्ठी हो जाती है उनको क्या करते हैं एक साथ वो सेल कर देते हैं। वहाँ उससे भी कुछ पैसा आ सकता है। कुछ ग्रास वगैरह, ट्रीज़ वगैरह कुछ भी हो सकते हैं जो यूज़फुल नहीं है वहाँ पे, उनको भी बेचा जा सकता है। या सपोज कीजिए कि वो मैच वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो कुछ पुरानी बॉल्स हो सकती हैं, बैट्स हो सकते हैं, नेट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिनको सेल करने से उनको पैसा मिले, तो वो सन्ड्री रिसीट्स में आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इनकम के सोर्सेज है वहाँ पे एनपीओज़ को, जिन मोस्टली इन्हीं से ही वहाँ पे इनकम होती है, जो आपके एनपीओज़ होते हैं उनको। और मैंने बताया कि 3 अकाउंट वो बनाते हैं। फर्स्ट वो बनाएंगे आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपके कैश बुक की तरह ही होता है। अगर आपको कैश बुक बनाना आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में सेकंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। अगर वो आपको आता है तो उसको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, जो कि आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से सीख ली थी, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको परफेक्टली ये क्लियर हो जाएगा माइंड में कि किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो आइटम्स हैं इनको किस तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, इनको नेचर को देखते हुए। तो सबसे पहले आप इन सबको लर्न कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अगर ये आपको सारी आइटम्स आती हैं, इनका मतलब आपको पता है, तो इजी वे में आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनको किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वेरियस टाइप्स की इनकम्स जो एनपीओज़ की होती हैं और एनपीओ का मतलब क्या होता है। तो इसी तरीके से देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को, और शेयर करते रहिए अपने व्यूज़। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, वहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।